After so long, uh, I welcome you again to the Chanakya's Lens, and we will discuss about the Manusmritis, uh, जो particularly उसका जो social पर्सपेक्टिव है मनुस्मृति का वो। हालांकि जो हम धर्म एंड दंडा वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। मतलब धर्मशास्त्र में ही मनुस्मृति है और मनुस्मृति में ही है ना कि किंगशिप की जो बात कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ धर्म एंड फॉर प्रिवेलिंग द धर्म, ताकि धर्म सब लोग अपना अपना धर्म जो है वो फॉलो करें, उसके लिए किंग के पास एक अथॉरिटी है दैट इज ऑफ दंड। देखो, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो है दैट इज ऑल अबाउट द मनुस्मृति सोशियल। नाउ मनुस्मृति में देखो, मनुस्मृति जब बात करती है तो पर्टिकुलरली जब मनुस्मृति वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम मनुस्मृति में, ठीक है। तो जो वर्ण आश्रम सिस्टम है उसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ठीक है ना। वर्ण सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ धर्मशास्त्र एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। कि जो वर्ण सिस्टम है, जब हम वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ द धर्म शास्त्र ट्रेडिशन। अब वो जो वर्ण सिस्टम है, देखो हमने क्या बोला कि जब हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं तो वर्ण सिस्टम पर्टिकुलरली ये डिफाइनिंग एलिमेंट है धर्मशास्त्र का। ठीक है, क्योंकि इसने सोसाइटी को, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि इसने सोसाइटी को, पर्टिकुलरली सोसाइटी को इसने क्या किया, जो 4 हायरार्किकल ग्रुप्स हैं एक उसमें डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे? ऑक्यूपेशन एंड डेंसिटी के, सॉरी, ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटी के बेस पे। देखो, इसी को हम बोलते हैं सोशियल पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटी। मतलब सोसाइटी को पोजीशन किया है, सोशल पोजीशनिंग हुई है, पर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक उनमें से हो गया ऑक्यूपेशन एंड ड्यूटी, ठीक है। द क्लासिफिकेशन वाज एक्चुअली इंटेंडेड ताकि जो सोसाइटी है उसमें सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, ये बात हम ध्यान रखेंगे। और देखो, हम हर लेक्चर में ये चीज बोल रहे हैं, मत्स्य न्याय प्रिवेंट करना है, एनआरकी वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और कियोटिक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो उसी के लिए, उसी सब का सॉल्यूशन जो है वो ये है। अब देखो, हम ना बाद में प्लेटो में भी देखेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जो ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है वो लेके आ रहा है अपने जस्टिस में। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की आई थिंक वो बात करता है, और फिर उसमें बोलता है कि जस्टिस इज वर्च्यू इन एक्शन एंड ऑल। अपना काम करना, दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करना, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक सोशल पोजीशनिंग कर रहा है ना। हालांकि वो हम आगे देखेंगे। तो सोसाइटी इज हैविंग 4 हाई, सोसाइटी इज एक्चुअली organized on the basis of occupation and density. Now, अब ये जो जब वर्ण सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये सोशल हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात करी जा रही है कि सोशल हार्मनी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिविजन ऑफ लेबर with each varna
is assigned with the specific duty and responsibility। हम लोग इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे हमने क्या बोला, यानी कि ये जो 4 हायरार्किकल ग्रुप्स हैं, यही तो वर्ण है, यही तो वर्ण सिस्टम है। और यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे पास यहाँ पर क्या है, मनुस्मृति ने डिवाइड किया है। डिवाइड इन द सेंस, डिवाइड बोलना थोड़ा गलत रहेगा, ऑर्गेनाइज किया है सोसाइटी को इस तरीके से। जैसे हमने देखा ब्राह्मण है, हमने देखा क्षत्रिय है, हमने देखा वैश्य है, हमने देखा शूद्र है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी, on the basis of performing duty, on the basis of performing occupation, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वर्ण सिस्टम किस तरीके से इमर्ज कर रहा है, या जो वर्ण सिस्टम है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब उसका मेन एम ही यही है, ठीक है। हाँ, जैसे आप बोलते थे कि जो ब्राह्मण है, that will always perform a priestly duty. Brahman will always perform a priestly duty. Whereas when it comes to Kshatriya, whereas when it comes to Kshatriya, it's simple that they are warriors. They are warriors. Now, वैश्यास की बात करोगे तो वो बिजनेसमैन या मर्चेंट बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है, वो मर्चेंट्स का वर्क करेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द शूद्रास, ये पर्टिकुलरली सर्विस क्लास में आते हैं, तो दे आर गोइंग टू सर्व ऑल ऑफ देम, इसको भी और इसको भी, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जो सर्व करेगा वो शूद्र करेगा। अब देखो, whenever we are writing an answer for our university examinations, or whatever the examination is, or if the question comes on Manusmriti's political and social structure, or the whatever the organization is, हमेशा क्रिटिसिज्म लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारे एक मुखर्जी हैं, आई थिंक राधा राधा कमल मुखर्जी, यस। सो राधा कमल मुखर्जी जो थे, राधा कमल मुखर्जी एक्चुअली आर्ग्यूड, और उन्होंने ये हाईलाइट किया कि देखो, इनिशियली वो बोलते हैं कि इनिशियली जो वर्ण सिस्टम था, इनिशियली जो वर्ण सिस्टम था वो सोशल हार्मनी पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि आपको, जैसे मतलब देखो, पहले कियोस था, उस कियोस को आपको बचाना है। ये कियोस था जिसको हम मत्स्य न्याय बोलते हैं, इसको आपको हटाना है। इसके लिए आपने क्या किया, वर्ण सिस्टम का यूज किया। बट बट डिवीजन ऑफ, मतलब सोशल हार्मनी था। अब इस सोशल हार्मनी में कैसे हो रही है, क्योंकि देखो आपने जो लेबर है, जो पर्टिकुलरली लेबर है, लेबर जो है उसको डिवाइड किया ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में, ये बोल सकता हूँ, ऑक्यूपेशन के बेस पे, उसकी ड्यूटी के बेस पे। ओके ना, ये सब हुआ। बट with the arrival of much settled later Vedic era, जब लेटर वैदिक एरा आता है, ये तो ठीक है, पर यहाँ से जब लेटर वैदिक एरा आता है तो यही सिस्टम रिजिड बन जाएगा, यही सिस्टम रिजिड बन जाएगा। और हमने फिर ऐसा दिखता भी है कि ये सिस्टम जब रिजिड बन गया है, एंड it is actually behaving as an ऑपरेशन ऑफ द शूद्रास, जो लोअर क्लासेस हैं, बाय द हायर वंस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इवन अंबेडकर भी आर्ग्यू करते हैं, ये तो बोलते ही हैं, पर अंबेडकर भी बोल रहे हैं उसमें कि जो मतलब कंडेम करते हैं कहीं ना कहीं इसको कि
जो सिस्टम है एज बीइंग इन हायरार्किकल और इनहेरेंटली वो इन हायरार्किकल तो नहीं बोलते, सॉरी, पर वो बोलते हैं कि ये अनइक्वल है सिस्टम पूरा का पूरा, जैसा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को। क्यों? क्योंकि तो अंबेडकर एक्चुअली ये बोल रहे हैं, अंबेडकर की जब हम बात करते हैं, अंबेडकर किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो ये बोलते हैं कि अ, ये तो पर्टिकुलरली अनइक्वल है। भाई ये तो अनइक्वल दिख रहा है हमको। कैसे? कि जो दलित हैं, या आप ये बोल सकते हो कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, या जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ये पर्टिकुलरली अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है टू द दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। और इसकी वजह से ये जो पूरा आपने सिस्टम बना रखा है, इसकी वजह से सोशल इमोबिलिटी बहुत ज्यादा है। सोशल इमोबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन तो खैर है ही, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। तो, तो अब कहीं ना अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है ना, तो अपने दम पे मत करना, ये इनके कंधों पे बंदूक रख के करना, ठीक है? ओके। देखो, इसको ना और बेटर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हिस्ट्री में जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में। और देखो होता पता है क्या है? देखो, आर्यंस में एक्चुअली ये कास्टिज्म था, ठीक है, ना कि हिंदू सोसाइटी में। लाइक अगर हम देखते हैं प्री हड़प्पन, ठीक है, इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ये ताकि बेटर समझ में आ जाए ये वाला आर्ग्यूमेंट। देखो, प्री हड़प्पन या हड़प्पन बोल सकते हैं हम लोग, तो only with the arrival of iron age, that is when the आर्यंस arrive। अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो देखो, जैसे ही आर्यन अराइव होते हैं, तो वैसे ही आयरन एज, आर्यन जैसे ही आर्यंस जैसे ही अराइव करते हैं इन इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन एज भी आ गई वहां पे, है ना, और आयरन एज भी आ गई है। सो until the iron equipment होते, तो वो आते ही नहीं ना। मतलब देखो, जो पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, वो ये बताया जा रहा है कि आर्यन जो थे, वो पर्टिकुलरली ऐसा बोला जाता है कि जो सेंट्रल एशिया है हमारे पास, जो आज देख रहे हैं, सेंट्रल एशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सी वाला जो रीजन है, उस पर्टिकुलर एरिया से दो ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। जो बोला जा रहा है वो ये, मतलब समझने के लिए, कि कैस्पियन मतलब जो सेंट्रल एशिया है, उस पर्टिकुलर पोर्शन से दो ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। एक जो ब्रांच है दैट एक्चुअली मूव्स टू द वेस्ट, एक ब्रांच तो वेस्ट की तरफ चली गई, जो पहली ब्रांच है, एक ब्रांच चली गई टूवर्ड्स वेस्ट, और दूसरी ब्रांच चलेगी टूवर्ड्स ईस्ट। वेस्ट में क्या है हमारे पास, मतलब जो यूराल्स माउंटेन, यूराल्स हैं, कैस्पियन सी है उस तरफ, तो यूराल्स की तरफ चली गई, और वो उसको हम बोलते हैं यूरोपियन ब्रांच, उसको हम बोलते हैं यूरोपियन ब्रांच। लेकिन एक ब्रांच ईस्ट की तरफ गई है, और वो ईस्टर्न वाली जो ब्रांच है, वो फिर फर्दर डिवाइड हुई दो ब्रांचेस में, ये फिर फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई। अब जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि एक इंडो यूरोपियन हो गया, एक इंडो यूरोपियन ब्रांच हो गया, और दूसरा इंडो पर्शियन ब्रांच हो गया, सॉरी, पर्शियन ब्रांच था वो सिर्फ, यस, दूसरा पर्शियन ब्रांच हो गया। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ था नहीं, जैसा जैसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और इसीलिए अंबेडकर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दलित्स के लिए, या जो डिप्रेस क्लासेस हैं, उनके लिए बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट, उनके साथ आप बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो।
और ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली इससे देखा जाए तो जो सोशल इमोबिलिटी है और जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो कहीं न कहीं कैटलाइज़ हो रहा है, या वो कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक। ये जो भी था, इट इज़ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ दैट हाउ द बेस इज़ क्रिएटेड, ओके? नाउ, as your base is created now, I would now like to discuss about the particular theory, not the theory, but the concept of the ashram. Okay? मैं यहाँ पे अब आश्रम के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखो, हम कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है जानने में। देखो, हमने हमने ये जान लिया ना कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, वो वर्ण सिस्टम जो है वो ऑक्यूपेशन और ड्यूटी बेस्ड है, करेक्ट? तो कहीं ना कहीं उसी से ये आश्रम भी आ रहा है, ठीक है? मतलब इट इज जस्ट रेफर्स टू द डिवीजन of any individual's life or of an individual's life into four stages, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम जो है वो एक्चुअली करता ये है कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की जो लाइफ है, वो उस इंडिविजुअल की लाइफ को चार स्टेजेस में तोड़ देता है, ठीक है? वो उसको चार स्टेजेस में डिवाइड कर देता है। अब वो चार स्टेजेस कौन कौन से हैं, हर एक स्टेज का पहले ही जान लेते कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है? तो देखो, जैसे जैसे सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, जिसको कैलिबेसी या सॉरी स्टूडेंट्स लाइफ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? इट इज मोर अबाउट द स्टूडेंट्स लाइफ वेयर यू आर इंडिविजुअल। यहाँ पे इसको साथ साथ समझते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य या स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या है कि द इंडिविजुअल जो कि यूजुअली मेल है, ये ध्यान रखना, जो यूजुअली मेल है, that is actually dedicated to learning and acquiring knowledge, और वो लाइफ ऑफ कैलिबेसी को जी रहा है, ब्रह्मचर्य को जी रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, तो कायदे से उसका काम केवल एक है, ठीक है? पढ़ना, लिखना, बस, और कुछ नहीं। तो बाकी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं, तो भैया लर्निंग एंड acquiring knowledge is what actually ब्रह्मचर्य is। मतलब कोई एक इंडिविजुअल है जो समझ रहा है चीज़ों को, पढ़ रहा है और नॉलेज एक्वायर कर रहा है। Now, when it comes to the ब्रह्मचर्य, ये हो चुका है। दूसरा जो स्टेज आता है लाइफ का, जो ब्रह्मचर्य के बाद का है, दैट इज व्हाट, दैट इज गृहस्थ, दैट इज गृहस्थ। अब देखो, गृहस्थ में क्या है, जिसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं, जिसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं। देखो, इट इज द इंडिविजुअल्स एंट्री इनटू द फैमिली लाइफ। देखो, पहले उसने स्टूडेंट लाइफ जी, किसी इंडिविजुअल ने, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, पैसा भी कमा रहा है बेचारा, ठीक है, जो भी कर रहा है। अब उसके बाद उसको हाउस होल्ड में आना है, यानी कि उसकी फैमिली लाइफ है। उस फैमिली लाइफ को ही हमने गृहस्थ बोला, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे वो जो रिलीजियस ड्यूटीज हैं, अब यहाँ पे ड्यूटी क्या है, यहाँ पे ड्यूटी रिलीजियस ड्यूटीज हैं, और ये रिलीजियस ड्यूटीज वो परफॉर्म करेगा। और जब ये परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटी को,
तो इवेंचुअली वो जो सोसाइटल वेलफेयर है, सोसाइटल वेलफेयर है, उसमें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम है, उसका बेसिक एम यही है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना काम करे और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, ठीक है? सोसाइटी को वो कंट्रीब्यूट करे। हाँ, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स गो अहेड। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णप्रस्थ। सो दैट इज वर्णप्रस्थ। अब देखो, वर्णप्रस्थ, VANA प्रस्थ। वर्णप्रस्थ का मतलब हो गया कि जिसको हम आज के टाइम पे रिटायरमेंट बोलते हैं ना, वही है ये रिटायर्ड लाइफ। ठीक है, कि आपने लर्न करना था, आपने कर लिया। आपने नॉलेज एक्वायर करनी थी, आपने कर ली। उसके बाद आप फैमिली हाउस होल्ड में रह लिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटीज जो भी थी वो निभा ली, जिसको धर्म बोल रहे हैं। अब आप एक काम करो, अब आप जो सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, जो संसार की जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, अब आप उससे धीरे धीरे विड्रॉल करो। ग्रेजुअली विड्रॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल जो वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे ग्रेजुअली क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, उनसे ग्रेजुअली विड्रॉ कर रहा है। और वो ज़्यादा फ़ोकस किस पे कर रहा है अब? वो ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ क्रिएशन में। जैसे वहाँ पे वो मेडिटेशन पे ध्यान देगा, रिलीजन पे ध्यान देगा, ऐसा। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज द संन्यास। बोलते हैं ना सन्यासी बनना है, ऐसा वैसा। तो देखो, जब हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली ये वाला जो एस्पेक्ट है सन्यास वाला, तो इट इज़ वेरी बेसिक। रिनंसिएशन जिसको हम कहते हैं, रिनंसिएशन जिसको हम कहते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि मेरा जो पेस है उससे किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं धीरे ही पढ़ाता हूँ और मैं खुद भी धीरे पढ़ता हूँ। तो इट इज़ बिकॉज़ धीरे समझो, अच्छा समझो और पूरा समझो, ना कि फ़ास्ट फॉरवर्ड में जाके कुछ भी समझना है। उससे बेटर है कि 1 क्लास 2 क्लास फालतू लग जाएँ, पर अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये मेरा मोटिव है, ये मेरा मोटो है इसके लिए, चैनल के लिए। संन्यास का मतलब हो गया रिनंसिएशन। नाउ एक बात ध्यान से देखो, इसका मतलब देखो, संन्यास का ना बेसिक मतलब पता है क्या है? कि मैंने अब सोसाइटी को छोड़ दिया, मैंने एग्जिट कर दी सोसाइटी। आई हैव exited from the society. What does it simply means? So it is the final stage। ये जो है, ये एक्चुअली में फाइनल स्टेज है। ये फाइनल स्टेज है ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है, वो जितने भी मटेरियल जो भी उसके अटैचमेंट हैं, मटेरियल अटैचमेंट जो भी हैं, ठीक है, जितने भी मटेरियल अटैचमेंट हैं, उसको वो क्या कर रहा है, रिनंस कर रहा है, यानी कि उसको वो छोड़ रहा है। और अपने आप को और अपने आप को वो डिवोट कर रहा है एंटायरली टू द स्पिरिचुअल परस्यूट। यानी कि देखो, हमने पढ़ा है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो इसमें भी आएगा आगे वीडियो में। उसकी भी बात हम करेंगे। तो सिंपल, जो लास्ट स्टेज है वो तो मोक्ष अटेन करना हुआ ना।
वो तो मोक्ष अटेन करना हुआ। तो यहाँ पे ये इसी की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने जितना डिस्कस किया, हमने जितना डिस्कस किया, इसका पर्टिकुलर एम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, इसका पर्टिकुलर एम मात्र एक है कि कोई भी इंडिविजुअल है, ये जो हम चार चीजें देख रहे हैं, इसका पर्टिकुलर एम क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है, वो द इंडिविजुअल, मतलब दैट इज गाइडेड टूवर्ड्स व्हाट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट थ्रू द डिसिप्लिन लिविंग। तो जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये उसमें हेल्प कर रहा है। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट थ्रू द स्पिरिचुअल लिविंग। नाउ ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज द एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, कि हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब हम तो नहीं, मनुस्मृति ने ऐसा दिया क्यों है, तो वो देने के पीछे का लॉजिक ये है। ओके ना, ये तो हो गया। ओके, वी विल further discuss about the धर्म अर्थ काम मोक्ष क्विकली। ओके, क्योंकि बेस तुम्हारा बन चुका है, और अब मैं जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ा सा तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो हद हो जाएगी फिर तुम लोग कुछ बोलोगे ना। देखो, द फोर पुरुषार्थ। ओके, द फोर पुरुषार्थ। सॉरी गाइस, सॉरी। देखो, फोर पुरुषार्थ, देखो जैसे ना, चार ये थे, हमने अभी पढ़ा ना रिसेंटली, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ हमने पढ़ी। तो वैसे ही फोर पुरुषार्थ हैं, और ये जो फोर पुरुषार्थ हैं, हर एक का अलग एम है, जनरल एम है ना, या फिर देखो, इसको ना कलेक्टिव में, कलेक्टिव एक पर्सपेक्टिव से पढ़ना, कि जो चार पुरुषार्थ हैं, उनका मेन गोल ही यही है, प्राइमरी गोल इनका ये है कि कोई भी इंडिविजुअल है, जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसको एक तरीके से उसकी जो ह्यूमन लाइफ है, मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ है, या जो ह्यूमन लाइफ, प्राइमरी गोल क्या है कि जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, जब हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली it, these four पुरुषार्थ are behaving as a guiding ethical and moral, जिसको बोल सकते हैं हम लोग गाइडिंग फोर्स। ठीक है, तो ये चार पुरुषार्थ क्या है, इसका प्राइमरी एम है क्या, तो प्राइमरी गोल और एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, that it should be guided ethical and moral behavior in both of its personal and social context या aspect। तो बेसिक एम इसका है क्या, बेसिक एम इसका यही है कि ह्यूमन लाइफ जो हो, that should be ethical and moral in their personal and social context। ठीक है, and these goals are meant to balance the material pursuit with the spiritual growth। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द एनालिसिस की जब हम डिस्कस करते हैं ना इस चीज के बारे में, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्राइम, ये जो गोल्स हैं, ठीक है, ये जो, इसमें हमको जो प्राइमरी गोल, मतलब सॉरी, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, तो ये
4 गोल हैं ह्यूमन लाइफ के, ये 4 गोल्स हैं ह्यूमन लाइफ, ठीक है? और ये जो गोल्स हैं, दीज आर एक्चुअली मेन या meant टू बैलेंस बैलेंस व्हाट? जो मटेरियल परस्यूट है और इसके साथ साथ मटेरियल परस्यूट के साथ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ह्यूमन बीइंग की, उसको विद स्पिरिचुअल ग्रोथ। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना तो इसको ध्यान रख लो, ठीक है? और इस ये वाला बस ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी तो उसका जो मतलब फैक्चुअल पार्ट है, थोड़ा सा थियोटिकल पार्ट है, वो आएगा अभी, थोड़ा ही है। तो देखो ये इसका बेसिक गेम था, ये हो चुका ना। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये है क्या, ये 4 पुरुषार्थ या जो 4 गोल्स ऑफ लाइफ है, ये है क्या, कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है धर्म, हमारे पास सबसे पहले आता है धर्म, एंड दैट इज व्हाट, नथिंग बट द मोरल ड्यूटी। आई थिंक अब जरूरत नहीं है इतना एक्सप्लेन करने की कि धर्मा, मोरल ड्यूटी एंड ऑल, ये सब नॉर्मली बोल देता हूँ। धर्मा इज द फोरमोस्ट गोल, emphasizing the importance of ethical conduct। ओके, देखो बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि धर्म फाउंडेशन है ह्यूमन लाइफ का, ठीक है? और बहुत मोरल फाउंडेशन है, एक मोरल ड्यूटी की बेसिस पे हम इसको देख रहे हैं। दूसरा जब हम डिस्कस करते हैं दैट इज अर्थ। धर्म मीन्स हर कोई अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के बेसिस पे काम करे, फंक्शन करे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, अर्थ की जब हम बात करते हैं तो अर्थ में वेल्थ हो गया, प्रोस्पेरिटी हो गया, उसके बारे में। और इट एक्चुअली रेफर्स टू द वेल्थ, सक्सेस, मटेरियल एसेंशियल फॉर sustaining life and social welfare। Now, बहुत important point कि there has to be a responsible accumulation। Now, मनुस्मृति डिस्कस करती है कि अर्थ यानी कि वेल्थ हो गया, मटेरियल हो गया, मटेरियल्स आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट होते हैं ह्यूमन लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसोसिएटेड है, एक सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसोसिएटेड है। कैसे? वो बोल रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्यूमुलेशन होना चाहिए, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिबल एक्यूमुलेशन होना चाहिए, इसकी वो बात कर रहा है, ताकि it does not let it does not lead to greed, corruption, and kings were encouraged to promote economic prosperity, but always within the bounds of dharma। Now, again important thing, अर्थ का मतलब है कि आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आप मोरली रिस्पॉन्सिबल रहोगे और रिस्पॉन्सिबल एक्यूमुलेशन करोगे। इसके बाद किंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करे, लेकिन ऑलवेज विद इन दी बाउंड्स ऑफ धर्म करे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म ही आप भूल चुके हो, ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा हमारे पास आता है काम। जब हम काम की बात करते हैं तो काम इज डिजायर और द सेंशुअल प्लेजर, ठीक है? तो काम बहुत बेसिक है, डिजायर, सेंशुअल प्लेजर, एनीथिंग जो तुमको मजा देता हो, सिंपल, कुछ भी। तो वहाँ पे देखो इमोशनल मटेरियल भी हो सकता है, सेंशुअल प्लेजर्स भी हो सकते हैं, काम को मतलब सेक्स को भी बोल सकते हो यहाँ पे। बट इट ऑल्सो कॉल्ड अगेंस्ट द इंटेलिजेंस और एडिक्शन। ये नहीं है कि बस हो ही रहा है तो हो ही रहा है, नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने ये भी बोला है कि
एक कॉशन भी दे रहा है, कहीं प्रिकॉशन दे रहा है कहीं न कहीं कि ऐसा नहीं कि एडिक्शन हो जाए तुमको, कि हाँ जी, अति बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है वो, और कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इस एडिक्शन से कहीं न कहीं आपका जो मोरल डिके हो सकता है, सिंपल। एंड फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द मोक्ष। एब्सोल्युटली लिबरेशन बोलते हैं जिसको हम। और देखो, इट इज़ द अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल। हमने अभी अभी पढ़ा है कुछ टाइम पहले, मतलब वानप्रस्थ के बाद जो स्टेज आती है संन्यास वाली, तो उसका क्या है भाई, वो अल्टीमेट, एक अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का। तो ये भी तो अल्टीमेट गोल हो गया ना ह्यूमन लाइफ का। तो यहाँ पे मोक्ष के बारे में वो डिस्कस करता है कि मोक्ष इज समथिंग दैट इज अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल, रिप्रेजेंटिंग द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो जन्म और जन्म मृत्यु के बंधन से आपको मुक्त होना, ठीक है, जिसको हम समाश्रय बोलते हैं, अटैचमेंट और अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ओके, तो यही है कि इस साइकिल से पर्टिकुलरली आपको छोड़ देना, इस साइकिल ऑफ बर्थ से आपको लिबरेट करना, इसी से लिबरेट करना। दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई नो दैट द वीडियो इज अ बिट लॉन्ग, बट I promise you, trust me, it is enough for your university examinations or for a basic understanding of the PSIR optional as well. Thank you so much.